अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल एक एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे थे 2017 के 2015 के पेपर का, और वो था क्वेश्चन नंबर 17। तो मतलब इन ये जो इस बुक के अंदर सॉल्यूशंस हैं, इसमें इतनी मिस्टेक्स हैं कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। पहले मैंने आपको ठीक आंसर बताया, फिर मैंने खुद ही रॉन्ग कर दिया। तो क्या था कि मार्जिनल कॉस्ट इज़ अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द टाइम व्हेन आउटपुट इज़ राइजिंग, यानी मार्जिनल कॉस्ट अबव हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, व्हेन आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग तो क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या होगी यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये है जी डायग्राम, दिस इज़ योर डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर ज़रा देखें कि उसने पूछा है कि व्हेन एम सी इज़ अबव द ए वी सी एंड आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग, यानी आप इस तरफ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो ए वी सी है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। सो ए वी सी जब इंक्रीज़ कर रही हो तो ये ऑप्शन आपके पास पेपर में आता है बी। सो बी ऑप्शन इज़ योर आंसर, दैट इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ राइजिंग। आपके पास ये जो सोल्यूशन में दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, वो रॉन्ग है। तो ये एक बात कल रह गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा करूँगा कि इस एंगल से भी स्टूडेंट इसको देखें। यहाँ पे है द कॉबवेब मॉडल विल डाइवर्ज फ्रॉम वन पॉइंट व्हेन द स्लोप ऑफ। तो डाइवर्जेंट कॉबवेब मॉडल, वैसे तो मैंने कल बता दिया था आपको, और मैं इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है वो मैंने डिस्कस नहीं किया था कल, ये बताना भूल गया था। तो अब आपको यहाँ पे ज़रा गौर से देखना है कि यहाँ पे बात की गई स्लोप ऑफ, इलास्टिसिटी नहीं पूछी गई। मैंने कल आपको इलास्टिसिटी के हिसाब से तो एक्सप्लेन कर दिया था, स्लोप के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल ये है जी डिमांड कर्व, दिस इज़ योर डिमांड कर्व। इसकी स्लोप ज़्यादा है, इलास्टिसिटी इस पे कम है बट इसकी स्लोप ज़्यादा है, मोर स्लोप। और यहाँ पे भी ये मैं सप्लाई कर्व बना रहा हूँ, तो सप्लाई कर्व में क्या है, सप्लाई इज़ इलास्टिक बट स्लोप कम है। ये केस है डाइवर्जेंट केस, जो जैसे कि आपको पेपर में पूछा गया है। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास दिस इज़ योर P1, दिस इज़ योर Q1, और आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस किसी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है, P2 हो जाती है, तो यू विल स्टार्ट डाइवर्जिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम पे वापस नहीं आएंगे और ये फोर्सेज आपको जो है डाइवर्ट करके ले जाएंगी अवे फ्रॉम योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो व्हेन योर स्लोप ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सप्लाई, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपका जो कॉबवेब मॉडल होगा वो डाइवर्जेंट केस होगा, डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, इसे कहते हैं ये डाइवर्जेंट केस। तो 39 एमसीक्यू नंबर था जो कि कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसका आंसर नहीं डिस्कस किया था, तो ए आंसर है उसका। इलास्टिसिटी नहीं डिस्कस हुआ, स्लोप डिस्कस हुआ इस क्वेश्चन में, इसलिए ज़रा इसको गौर से देखना है। तो अब चलते हैं आगे 2015 के कुछ जो ट्रिकी एमसीक्यूज़ थे उसके हवाले से मैं फ़र्दर डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 52 मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया आपके लिए कि इसको हम डिस्कस करते हैं कि इन स्विजी मॉडल कौन सा मॉडल होता है, इसे किंग डिमांड कर्व मॉडल भी कहते हैं जी, किंग डिमांड कर्व मॉडल। और इसके अंदर आपके पास जो आपका जो डिमांड कर्व होता है या ए आर कर्व होता है, जस्ट लाइक दिस होता है, दिस इज योर ए आर। किंग के ऊपर ही प्राइस डिटरमिन होती है और क्वांटिटी भी किंग पे होती है, तो मैं डायरेक्टली यूँ बना रहा हूँ, दिस वुड बी योर एम आर लाइक दिस, और एम सी कर्व इज़ लाइक दिस, और एम सी और एम आर जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर आपकी प्राइस और क्वांटिटी जो मैंने पहले ही बना दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है कि स्विजी मॉडल के अंदर या किंग डिमांड कर्व मॉडल में क्या हम एम सी के रोल को इग्नोर कर सकते हैं? नो, क्योंकि स्विजी मॉडल या किंग डिमांड कर्व मॉडल आपका ओलिगोपोली का मॉडल है, इम्परफेक्ट मार्केट में आता है, और इक्विलिब्रियम आपका एम सी इक्वल टू एम आर से ही डिटरमिन होता है। और एक और वजह भी मैं आपको बताऊं कि आप इसे क्यों नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि अगर देखें ना, एक स्टिकी प्राइस एक तरह से मॉडल है ये आपका किंग डिमांड कर्व मॉडल, जिसमें प्राइस फिक्स होती है किंग के ऊपर। लेकिन ये होता है कि एक सर्टन पोर्शन जो जिसमें ये वर्टिकल है आपका, ये जो एम आर है या इसे डिसकंटिन्यू पोर्शन कहते हैं, अगर एम सी इससे ऊपर जाए या एम सी इससे नीचे हो जाए, यानी कि कॉस्ट इतनी कम हो जाए या इतनी ज़्यादा हो जाए, तो प्राइस आपकी राइज करेगी और यहाँ प्राइस फॉल करेगी। सो मकसद बताने का ये कि एमसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसके रोल को। नेक्स्ट इज जो नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम बेसिकली ओलिगोपोली के अंदर
जब टू फर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना कम्पिटिटिव पोजीशंस ले रही होती हैं, गेम थ्योरी कह लें, उसके अंदर ये डोपली मॉडल हो गया। फॉर एग्जांपल देयर आर टू फर्म्स, तो दो फर्म्स जो हैं वो अपनी बेसिकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी जो है ना वो यूज़ कर रही होती हैं, और डोमिनेंट स्ट्रेटजी में जो अपोनेंट है वो कुछ भी करे, आप अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी के साथ स्टक रहते हैं। नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक फर्म है, उसने स्ट्रेटजी, फर्म ए है, उसने अपनी स्ट्रेटजी नंबर 1 यूज़ की है। अब चाहे बी जो मर्जी यूज़ करे, वो अपनी स्ट्रेटजी 1 यूज़ करे, 2 करे, 3 करे, ए अपनी स्टक रहेगी अपनी स्ट्रेटजी ए के साथ। जो स्ट्रेटजी ए जो है फर्म की वो 1 है, तो 1 के साथ ही रहेगी, बी चाहे जो मर्जी करे। सो इन नैश इक्विलिब्रियम अ प्लेयर और अ फर्म डज नॉट डेविएट फ्रॉम हिज स्ट्रेटजी, वो अपनी स्ट्रेटजी से डेविएट नहीं करता। इसलिए मैंने आपको समझा भी दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट इज योर बायलैटरल मोनोपोली का 15th नंबर। बायलैटरल मोनोपोली क्या होता है? जिसमें आपके पास एक तरफ सिंगल सेलर होता है और दूसरी तरफ आपके पास होता है सिंगल बायर। ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि प्राइसेस जो डिटरमिन होती है ना, जो प्राइस डिटरमिन होती है वो बेसिकली बारगेनिंग से डिटरमिन होती है। जिसकी बारगेनिंग पावर ज़्यादा होती है, प्राइस जो है वो उसकी तरफ चली जाती है। अगर फॉर एग्जांपल सेलर की प्राइस जो है, सेलर की बारगेनिंग ज़्यादा है तो प्राइस हाई होगी, अगर बायर की बारगेनिंग पावर ज़्यादा है तो। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, सोल्यूशंस आर डिटर्मिनेट, इसलिए यहाँ पर डिटर्मिनेट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं बात जो है ना वो बनती है आपस में। जाहिर सी बात है एक बारगेनिंग पावर, प्राइसेस डिटरमिन होती हैं, या सोल्यूशंस आर देयर इन बायलैटरल मोनोपोली, सो डिटर्मिनेट आपके पास सोल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास जीनी कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। ये स्टैटिस्टिक्स के हैं जो कि डिस्कस करना मैं मुनासिब नहीं समझता, अभी हम इकोनॉमिक्स पे ही रहते हैं। तो जीनी कोफिशिएंट या लॉरेंस कर्व, मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, मैंने गिवन है। जीनी कोफिशिएंट बेसिकली, जीनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी, 0 मीन्स नो इनइक्वालिटी। जीनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी को मेजर करता है। तो जीनी कोफिशिएंट रेंजेस बिलो, ये बेसिकली यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है टाइपिंग की। जीनी कोफिशिएंट इज रिलेटेड विद इनकम इनइक्वालिटी या इनकम डिस्पैरिटी, तो ये इसलिए बी इसका आंसर है। नेक्स्ट इज योर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है, जिसमें आपके पास दो इनपुट आ रहे होते हैं, लेबर भी आ रहा होता है और कैपिटल भी आ रहा होता है। ठीक है जी। तो ये इस वजह से इसके अंदर इसमें क्या कहा है कि द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वेरिएबल लेबर भी और कैपिटल भी। फेयर एनएस मॉडल जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है? बेसिकली एक्सप्लेन करता है, डेवलपमेंट का मॉडल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो प्रमोट होता है। ठीक है जी। फेयर एनएस मॉडल और आपके पास जो है ना ल्यूइस मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलते जुलते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर हैं वो इंप्रूव हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि रेनेस मॉडल ने डायरेक्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की है, तो इसलिए आपके पास आंसर ये मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं है। ये एक क्वेश्चन मैंने हालांकि वो नहीं किया था, लेकिन ये है कि ये रिपीटेडली क्वेश्चन आ जाता है हैरोडोमर मॉडल के बारे में। हैरोडोमर मॉडल, इकोनॉमी इज ऑलवेज एट, अकॉर्डिंग टू हैरोडोमर मॉडल इकोनॉमी इज एट रेजर एज। एक और क्वेश्चन जो 2011 के मॉडल पेपर में भी आया हुआ है कि हैरोडोमर मॉडल इज कंसर्न विद 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है जी, ग्रोथ रेट्स 3 टाइप, वारंटेड ग्रोथ रेट। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये अब आपने, वो मैं 11 का पेपर डिस्कस करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। अब ये भी मैंने हाईलाइट तो नहीं किया लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एमएसडी नेगेटिवली रिलेटेड होती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है इंटरेस्ट रेट के साथ, और उसकी शेप यू जस्ट लाइक यूँ बनती है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट के फॉल होने से मनी स्पेकुलेटिव डिमांड इंक्रीज होती है, इन्वर्सली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर है। व्हेन बोथ एपीसी एंड एमपीसी फॉल, अब एपीसी फॉल करे या एमपीसी फॉल करे, आपके पास एक बात आपको पता है कि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, ये आपको पता है। तो एमपीसी एपीसी के इक्वल ज़रूरी नहीं, एमपीसी ग्रेटर देन, नो नेवर, एमपीसी इक्वल टू 0, नो हो ही नहीं सकता, एमपीसी ग्रेटर देन 0 होती है, लेस देन 1 होती है। सो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हों, जिन्होंने थ्योरीज पढ़ी हुई हैं कि
ये भी हो सकता है सर, लेकिन ये लॉन्ग रन में होता है, ये कुजनेट ने कहा था क्रिटिसिज्म करते हुए डाटा लेके एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन बोथ एपीसी एंड एमपीसी फॉल, यहाँ पे दोनों के फॉल की बात हो रही है। लॉन्ग रन तो हुआ ही ना, ये तो दोनों चेंज हो रही। लॉन्ग रन में तो ये दोनों इक्वल हो गई, फिर चेंज नहीं होनी। शॉर्ट रन की बात हो रही है, तो ये आपके पास एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी, एपीसी इज़ ग्रेटर देन। अब अगर यहाँ पर ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एमपीसी ही है, तो एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी इज़ योर आंसर। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस वाज प्रेजेंटेड बाय एंडो एंड मोडिग्लानी, ये आपके पास आंसर है। एल्बर्ट एंडो और मोडिग्लानी, इसलिए ए और बी आंसर है। तो नेम पता होने चाहिए, कंजम्पशन की थ्योरी से अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। आईएस कर्व इज कंसर्न विद गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, बिल्कुल ये आपके पास है। एलएम कर्व विल बी स्टीपर इफ, अब एलएम कर्व दो वजूहात की बिना पे स्टीपर होता है आपके पास। ये मैंने मेरा आईएसएलएम वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, आपके पास ये एलएम कर्व है स्टीपर। इसकी दो रीज़न होंगी। एक आपके पास जो चेंज इन मनी डिमांड है ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, वो लेस इलास्टिक हो, लेस इलास्टिक मनी डिमांड है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट वो कम हो, तो आपका एलएम कर्व जो है वो होगा स्टीपर होगा। दूसरे केस के अंदर आता है चेंज इन मनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। ऐसी सिचुएशन में ये है कि अगर आपकी जो मनी डिमांड है उसमें चेंज ज़्यादा आ रही है ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो ज़रा मैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी आपको बना के दिखाता हूँ। जस्ट लाइक दिस इज़ योर मनी ट्रांजैक्शन डिमांड। यहाँ पे आप वाई लेते हैं, यहाँ पे आपके पास मनी ट्रांजैक्शन डिमांड। इनकम में थोड़ी सी चेंज आने से अगर मनी ट्रांजैक्शन में डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रही है, तो आपके पास मनी डिमांड यानी ओवरऑल टोटल मनी डिमांड इफ़ इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम, तो आपके पास स्टीपर मनी ट्रांजैक्शन डिमांड बनेगा। स्टीपर ये बनेगा तो आपका एलएम कर्व भी स्टीपर बनेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एलएम कर्व विल बी स्टीपर इफ़ द वैल्यू ऑफ के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली चेंज इन मनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो के है, कैश होल्डिंग है, मनी डिमांड की बात कर रहा है। अगर के की वैल्यू ग्रेटर होगी, जैसे मैंने अभी समझाया इस डायग्राम में, के की वैल्यू ग्रेटर कब है, जब इनकम में थोड़ी चेंज आ रही है और आप कैश अपने पास ज़्यादा रख रहे हैं, तो के की वैल्यू ग्रेटर आती है। तो ये मैंने समझा दिया है। वैसे मेरे जो लेक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे भी ये गिवन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज ISLM फ्रेमवर्क व्हेन इन द ISLM फ्रेमवर्क व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज अलोंग विद। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि दिस इज़ योर ILM, दिस इज़ योर IS, दिस इज़ योर इंटरेस्ट रेट और दिस इज़ योर लेवल ऑफ GDP। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी किसी वजह से, व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, तो ISLM में तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो IS कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शिफ्ट हुआ है तो उसने कहा है ठीक है जी, उसने ये भी बता दिया कि इंटरेस्ट रेट इसकी वजह से इंक्रीज़ भी हो गया, ये लें जी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने के साथ और क्या चीज़ बढ़ेगी भाई, आउटपुट बढ़नी है, GDP बढ़नी है, Y1 से Y2 वो बढ़ गई। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ हो रही है, ये वाला जो काम हो रहा है, ये वो डिस्कस करना चाहता था आपसे। तो अब यहाँ पर आंसर आपके पास है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज टैक्स टू GDP रेशियो इन पाकिस्तान इज। अच्छा, तो टैक्स टू GDP रेशियो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस टाइम जो है वो 10.1 है। ये 2019 का डाटा है, यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मैंने स्टैटिस्टिक्स जो निकाली हैं ना, जो कि आपके हो सकता है पेपर में कहीं स्टैटिस्टिक्स आ जाएं, तो वो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप गिवन है नंबर, तो मुझे आप मैसेज करके वो ले सकते हैं। मैंने सारी वो स्टैटिस्टिक्स निकाली हुई हैं 2019 और जो 20 का आपके पास इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट उसमें से। तो उसमें आपको टैक्स टू GDP रेशियो जो नज़र आती है वो 10.1 है। एक जगह 10.1 वो उसने लिखा है, दूसरा लिखा है रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, कहीं 11.8 भी एक जगह दिया हुआ उसने। लेकिन ये दोनों स्टैटिस्टिक्स एक ही इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है, तो आपको पता है अप्रॉक्स 10 है, जो कि कम है। होनी क्या चाहिए इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंगली 15 प्लस होनी चाहिए। तो क्या है, टैक्स टू GDP रेशियो इन पाकिस्तान इज़ वेरी लो,
ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, वेरी हाई, तो इसलिए ये आंसर ठीक नहीं है, वेरी हाई तो है ही नहीं, वेरी लो है। गेम थ्योरी, गेम थ्योरी वाला क्वेश्चन करते हैं जी। अब आपके पास गेम थ्योरी आ गया। गेम थ्योरी टेक्स इनटू कंसिडरेशन। अब गेम थ्योरी में दो प्लेयर होते हैं जी, आपके पास डोपली फॉर्म ले रहे होते हैं, प्लेयर ए है प्लेयर बी है, एक दूसरे के एक्शंस और रिएक्शंस की बात हो रही है। तो इसने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की तो मैं ये करूँगा, इसने ये की तो मैं यूँ करूँगा। सो रिएक्शन बाय द रेवल फॉर्म इसके अंदर डिस्कस हो रहे होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जी कैसे मैयर कर सकते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मैयर्ड बाय रियल जीएनपी, रियल जीएनपी पर कैपिटा, ठीक है जी, पर कैपिटा जीएनपी भी हो सकती है रियल, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी हो सकती है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ये आ रहा है तो हमारे पास प्रोमिनेंट या बेहतर मैयर जो है इधर ये है, तो हम बी को इसलिए ले रहे हैं। अच्छा जी, 82 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैन हेल्प टू। ये बेसिकली मार्शल अर्नर कंडीशन से है, और मार्शल अर्नर कंडीशन होती है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी प्लस इंपोर्ट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ये इक्वेशन मीट करती है, तो डी वैल्यूएशन की वजह से आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है वो जो है वो फॉल करेगा। अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी कैन हेल्प टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उस वक्त बढ़ेंगी अगर करेंसी डीवैल्यू हो जाए। इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट आइटम्स इन अदर कंट्रीज फॉर पाकिस्तानी प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। अगर आपकी एक्सपोर्ट इलास्टिक होंगी, अलहदा से समझें तो बहुत आसान है कि अगर प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट फॉरनर्स के लिए फॉल होती हैं ड्यू टू डीवैल्यूएशन, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स बाय फॉरनर्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसे हम कहेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ फॉरनर्स। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। ग्रेटर देन 1 आंसर है, यहाँ लेस देन 1 लिखा हुआ है, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बेसिकली कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, दिस इज करेक्ट। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब देखें इसकी हालत, इस किताब बनाने वाले ने 50% MCQs गलत दिए हुए। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास जो पेपर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट ये था MCQ, वो था स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन में काम क्या हो रहा था, आपके पास एक तरफ तो इन्फ्लेशन हो रहा होता है, दूसरी तरफ आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने अपने माइंड में बस रखनी है स्टैगफ्लेशन की। डायग्राम अगर मैं स्टैगफ्लेशन की बनाऊं तो ये आपके पास है AS, ये आपके पास है AD, ये है प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई जो फॉल करती है ना, वो स्टैगफ्लेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। अब ये डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। देखें आपके पास ये आउटपुट है GDP, आपकी GDP फॉल कर गई, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, आपकी प्राइसेस बढ़ गई, इसका मतलब है इन्फ्लेशन हो गया। तो ये स्टैगफ्लेशन के लिए यूज़ की जाती है, ये वाली सप्लाई शॉक वाली डायग्राम। तो क्या होता है जी स्टैगफ्लेशन में, बता तो दिया है वैसे मैंने आपको, लेकिन अगर आप इधर ऑप्शन देखें तो आपके पास है गैलपिंग इन्फ्लेशन, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। बिल्कुल रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। क्यों? रिसेशन में होती है अनएम्प्लॉयमेंट, और इन्फ्लेशन तो वो मैंने ये दोनों बातें आपकी कंप्लीट इसके अंदर हो जाती हैं। 87 MCQ ये हो गया। हाँ जी, तो 88 नंबर MCQ जो बुक के अंदर दिया हुआ है, जो सॉरी इसके अंदर पेपर में आया था, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज इनकम टू बी मोर अनइक्वल। अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्री के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाए तो आप टैक्स लगाते हैं। आपके पास टैक्स में आपके पास दो किस्म के टैक्स हैं, एक आपके पास है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक आपके पास है रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपके पास टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा होता है, ये बेटर होता है, ये इक्वलिटी क्रिएट करता है। रिग्रेसिव टैक्स इन इक्वलिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन भी ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज इनकम टू बी मोर अनइक्वल, तो मोर रिग्रेसिव टैक्स लगाएंगे, रिच पे कम टैक्स होगा, पुअर पे ज़्यादा होगा। आंसर ये। $91 number MCQ, which measures taken by the government would be intended to raise the prices of imports। इंपोर्ट की प्राइसेस कौन सा बढ़ा देगा इनमें से मैयर? ये नहीं कहा कि इंपोर्ट को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा। फिलहाल हम ये बात करेंगे कौन सी ऐसी मैयर जो इंपोर्ट को महंगा कर देगा। टैरिफ लगा दें तो महंगी हो जाती है, कोटा लगाने से भी महंगी होती है, बट ये होता है कि कोटा से ये होता है कि आपके पास चीज़ जो है वो आना बंद हो जाती है।
फिजिकल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड है। नो डाउट कोटा में भी आप लोग जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि सर कोटा की वजह से भी तो चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि जब थोड़ी आएंगी तो कीमतें तो बढ़ जाएंगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन देखें जो श्योर शॉर्ट आंसर होता है आप उसकी तरफ जाते हैं। आप कोटा और टैरिफ में से चूज़ करना पड़े तो आपके पास टैरिफ रेलिवेंट है कि बाहर से अपने 200% ड्यूटी लगा दी जैपनीज कार पे, तो पाकिस्तान में आ रही हैं, बस लोग टैक्स दे रहे हैं पर प्राइसेज इंक्रीज हो गई हैं। नेक्स्ट जो आपके पास अब आपके पास MCQ 2 रह गए या 3 रह गए, वो ये हैं कि इन क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट सेंसिटिव टू। अब क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल में आपके पास ये बनता है C+I+G, ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड है, ट्रेड है ही नहीं, X-M तो है ही नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ट्रेड नहीं हो रही। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है उसका वो एक्सचेंज रेट से अफेक्ट नहीं हो रही होती, इज़ नॉट सेंसिटिव टू एक्सचेंज रेट। क्यों? एक्सचेंज रेट तब डिस्कस करें ना एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट हो जब आपके पास X-M हो, तो इसलिए ये बात आपके पास। अब आपके पास आ गया टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्क्रिपेंसीज या प्राइस डिफरेंसेस अमंग मार्केट्स बाय बाइंग चीप इन वन प्लेस एंड सेलिंग दीज समवेयर एल्स इज नोन एज। अब बेसिकली होता ये है कि ये आर्बिट्रेज की तरफ आपको डिस्कस कर रहे हैं। आर्बिट्रेज क्या होता है कि एक मार्केट से चीज़ सस्ती खरीदना और उसी ही लम्हे या नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स में आप दूसरी मार्केट में सेल कर दें। एक मार्केट से चीज़ सस्ती परचेज़ करें, साइमल्टेनियसली दूसरी मार्केट में महंगी बेच दें, तो ये आर्बिट्रेज आप प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। यूजली ये आपको ये टॉपिक मिलता है ये आपको एक्सचेंज मार्केट के अंदर मिलता है, या जहाँ पर फॉरेक्स की मार्केट होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वहाँ पर आप बाय करते हैं। आर्बिट्रेजर क्या करता है, चीपर करेंसी परचेज़ करता है एक जगह से जहाँ पर रेट कम होता है, दूसरी जगह पे एक्सपेंसिव सेल कर देता है, इसे आर्बिट्रेज कहते हैं। तो ये आर्बिट्रेज और हैजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं, अक्सर पेपर में आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, इसलिए आपने देखना है। लिक्विडिटी ट्रैप ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ये मैंने आपको ISLM मॉडल में भी बड़े डिटेल से बताया, मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये आपके पास जो आपकी मनी डिमांड कर्व है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाती है, या आप इसे आप MSD भी बना सकते हैं, लेकिन ये अगर मैं MD टोटल बना दूँ तो इस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। तो व्हेन योर मनी डिमांड बिकम्स हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली इलास्टिक, तो ये सिचुएशन होती है कि जो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका होता है और वेरी लो लेवल पे पहुंच चुका होता है, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट मजीद फॉल नहीं करना, राइज़ करना होता है। कैपिटल लॉसेस की वजह से लोग अपने पास सारे कैश अपने पास रख लेते हैं, तो वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आती है। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो इतनी ही। इसमें 2015 का हमने पेपर डिस्कस कर लिया है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह 2011, 2017, 2013 ये पेपर मैं डिस्कस करूँगा, और ये पेपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनसे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि वो जो मिस्टेक्स वो कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स पेपर को अटैम्प्ट करते वो ना करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।